हेलो स्टूडेंट्स, 12वीं भौतिकी के हिंदी माध्यम से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए मैं अभय कुमार इस वीडियो में अध्याय 1 विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र का 8वां भाग पार्ट 8 को डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसका टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे CBSE 12वीं बोर्ड के अलावा राज्यों के स्टेट बोर्ड्स में भी, जैसे कि उत्तर प्रदेश बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, झारखंड बोर्ड, हिमाचल प्रदेश स्टेट बोर्ड, जम्मू बोर्ड, पंजाब बोर्ड, राजस्थान बोर्ड समेत अन्य राज्यों के 12वीं बोर्ड में भी इस टॉपिक को प्रायः पूछा जाता है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले निरक्षीय स्थिति क्या है, इसको जानना जरूरी होगा। किसी विद्युत द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक पर स्थित कोई बिंदु उस विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। तो सपोज किया जाए कि एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका नाम AB है। चूँकि विद्युत द्विध्रुव समान परिमाण परंतु विपरीत स्वभाव के दो आवेशों -Q एवं +Q का एक निकाय है, तो सपोज किया जाए कि इस विद्युत द्विध्रुव के AB के A बिंदु पर -Q आवेश है तथा दूसरे बिंदु B पर +Q आवेश है। और निरक्षीय स्थिति को हमने परिभाषित किया कि विद्युत द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक पर स्थित, लंब समद्विभाजक रेखा पर स्थित कोई बिंदु निरक्षीय स्थिति का बिंदु या निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है डाइपोल के। तो यहाँ से एक लंब समद्विभाजक, ये O इस विद्युत द्विध्रुव का केंद्र है और विद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2L है। तो A बिंदु से केंद्र O की दूरी L तथा फिर B बिंदु जहाँ पर +Q आवेश है उससे डाइपोल के केंद्र की दूरी, विद्युत द्विध्रुव के केंद्र की दूरी O की दूरी L ही है, तो L + L 2L हो गया। अब यहाँ पर एक लंब समद्विभाजक रेखा खींची जाए। डाइपोल के केंद्र से गुजरने वाली लंबवत रेखा को लंब समद्विभाजक रेखा कहा जाता है। तो यहाँ से एक O बिंदु से होकर के एक लंबवत रेखा खींची गई, यह लंब समद्विभाजक है, यह लंबवत रेखा लंब समद्विभाजक है। अब यहाँ पर सपोज करते हैं कि सपोज किया जाए कि विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर स्थित बिंदु P है, जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमें। अब A बिंदु डाइपोल के विद्युत द्विध्रुव के A तथा B बिंदुओं, जहाँ पर कि -Q तथा +Q आवेश स्थित है, इसको इस P बिंदु, निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु P से मिला दिया जाए। चूँकि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु आवेश से उसके विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु की दूरी पर निर्भर करती है। इसलिए A बिंदु से P को मिलाया गया और फिर विद्युत द्विध्रुव के B बिंदु से भी P को मिला दिया जाए। B बिंदु को भी
P से मिला दिया गया। अब A तथा A बिंदु से, विद्युत ध्रुव के A तथा B बिंदुओं से P की दूरी हमें मालूम करनी होगी और विद्युत ध्रुव के प्रत्येक आवेश -q तथा +q से P बिंदु की दूरी हमें आसानी से पाइथागोरस थ्योरम से प्राप्त हो सकता है। अब इस प्रत्येक ट्रायंगल में AOP तथा BOP में AP स्क्वायर कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो AP तथा BP दूरी हो जाएगा, इसलिए कर्ण AP इक्वल टू, और फिर यहाँ पर इस ट्रायंगल में BOP में कर्ण BP इक्वल टू B से P की दूरी और A से P की दूरी बराबर होगी और वो होगा √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो B से P की दूरी भी हो गई √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और A से P की दूरी भी हो गई। A का मतलब डाइपोल के A बिंदु पर -q आवेश से P बिंदु की दूरी भी मालूम हो गई इस ट्रायंगल की हेल्प से, समकोण त्रिभुज AOP तथा BOP की हेल्प से। ये भी दूरी हो गया r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर AP तथा BP। तो इसलिए फिगर में हमें बिंदु डाइपोल AB है जिसका लेंथ 12 है और इसका विद्युत ध्रुवीय आघूर्ण P वेक्टर है, स्मॉल p वेक्टर, जिसकी विद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा -q, विद्युत ध्रुव के -q आवेश से +q आवेश की ओर होती है, तो विद्युत ध्रुवीय आघूर्ण की दिशा हो जाएगी A से B की तरफ। ये देखा जाए, ये A से B की ओर। डाइपोल के A बिंदु पर आवेश -q स्थित है, B बिंदु पर +q, इसलिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा A से B की ओर होगी, जिसे मतलब धनात्मक एक्सिस की दिशा में होगी, जिसे P वेक्टर संकेत से यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। और ये फिगर 1 इस केस में। अब AB की लंबाई कितनी है? 12 है। AB की लंबाई है डाइपोल का 12 है और इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की दिशा A से B की ओर, वह P वेक्टर है। और सपोज करते हैं कि A से डाइपोल के A तथा B बिंदुओं से निरक्षीय स्थिति का बिंदु P को मिलाने वाली रेखा डाइपोल की एक्सिस से कितना एंगल बनाती है? थीटा एंगल बनाती है। यहाँ पर भी थीटा है। तो कोण PAB मतलब A तथा डाइपोल के A तथा B बिंदुओं को P से मिलाया गया है निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु से, तो PAB इक्वल टू एंगल PBA इक्वल टू थीटा। यहाँ पर माना गया है डाइपोल की लंबाई AB 12 है और PAB तथा PBA इक्वल टू थीटा है, इसलिए AP इक्वल टू BP ज्यामिति से AP इक्वल टू BP इक्वल टू √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो डाइपोल के विद्युत ध्रुव के दोनों बिंदुओं A तथा B पर स्थित आवेशों -q तथा +q से P बिंदु की दूरी मालूम हो गई √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर AP तथा BP। अब A बिंदु पर अब उस सूत्र का हम उपयोग करें जिसमें किसी बिंदु आवेश के कारण उसके विद्युत क्षेत्र में r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 q/r स्क्वायर। उस फॉर्मूला का यहाँ पर उपयोग करना होगा। प्रत्येक विद्युत ध्रुव के प्रत्येक आवेश के कारण, मतलब A पर -q आवेश के कारण P बिंदु पर तीव्रता मालूम हो जाएगी, जिसको हम E1 सपोज कर लेते हैं, और उसकी दिशा E1 की दिशा किधर होगी? -q आवेश P बिंदु पर। जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है वहाँ इकाई धन आवेश की कल्पना किया जाता है। तो यहाँ इकाई धन आवेश की कल्पना करेंगे, +1 माइक्रोकूलम आवेश की कल्पना करेंगे, तो वह उस आवेश को A पर स्थित -q आवेश अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इसलिए E1 की दिशा इधर हो जाएगी, E1 की दिशा हो जाएगी A बिंदु पर स्थित -q आवेश की ओर। ये E1 की दिशा हो गई, E1 वेक्टर। -q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत तीव्रता E1 वेक्टर। इसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं E1 कितना होगा। इसलिए E1 वेक्टर हो गया A बिंदु पर, विद्युत ध्रुव के A बिंदु पर -q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत ध्रुव
के ए बिंदु पर स्थित -q आवेश के कारण निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु या निरक्षीय रेखा OP पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए पर -q आवेश है, -q और डिस्टेंस AP स्क्वायर। ये सूत्र का इस्तेमाल करके बिंदु आवेश q के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, तो उसका उपयोग यहाँ किया गया। अब AP दूरी है √r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर होगा, तो रूट स्क्वायर से समाप्त हो जाएगा, हट जाएगा रूट, तो 1 बाई और यहाँ पर -q का, क्योंकि E1 वेक्टर यहाँ पर -q है तो कूलॉम का नियम का यूज किया गया है, तो -q का मॉड होगा, तो इसलिए यहाँ पर E1 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू -q मॉड अपॉन AP स्क्वायर। तो कूलॉम का नियम क्योंकि दो स्थिर आवेशों या दो बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील बल के परिमाण को बतलाता है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश या आवेशों के निकाय के कारण उसके विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे गए इकाई धनावेश पर क्रियाशील बल है। मतलब प्रति इकाई किसी बिंदु पर प्रति इकाई धनावेश पर क्रियाशील बल को तीव्रता कहते हैं। तो चूँकि हमने कूलॉम का नियम से बल का परिमाण ज्ञात किया जाता है, तो इसलिए उस बल के परिमाण में यहाँ पर 1/4 पाई, अगर दो आवेश हैं Q1 प्लस Q1 Q2, उनके बीच की दूरी r है, तो कूलॉम का नियम से उनके बीच जो वैद्युत बल होगा वह F वेक्टर का मॉड इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 इंटू मॉड ऑफ Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो उसके कारण बल का परिमाण निकाल करके तब तीव्रता निकाली जाती है F अपॉन Q0 E वेक्टर इक्वल टू, तो इसलिए यहाँ पर -q का मॉड, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -q का मॉड q हो गया, और AP इक्वल टू √r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और E1 की दिशा, मतलब ए बिंदु विद्युत ध्रुव के ए बिंदु पर -q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, PA की दिशा में होगी, उसी -q आवेश की ओर होगी, तो इसकी दिशा हो गई PA दिशा में, P से A की ओर, P बिंदु से ए बिंदु जहाँ आवेश है उसकी ओर, PA दिशा में। अब इसी प्रकार हम विद्युत ध्रुव के B बिंदु पर +q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं, और इसकी दिशा हो जाएगी, क्योंकि P बिंदु पर प्लस इकाई धन आवेश +1 माइक्रोकूलम आवेश को B पर स्थित डाइपोल के B बिंदु पर स्थित +q आवेश विकर्षित करेगा, तो इसकी दिशा ऊपर की ओर हो जाएगी। मतलब E2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है किसके कारण, ये E2 हो गया, E2 वेक्टर की दिशा हो गई इधर। अगर हम इस दिशा को अगर हम इसको हम PC के लॉन्ग मान लें, PC द्वारा निरूपित करें E1 वेक्टर ए बिंदु पर डाइपोल के बिंदु पर -q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को PC द्वारा व्यक्त करें, और B बिंदु पर डाइपोल के B बिंदु पर विद्युत ध्रुव के B बिंदु पर +q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ऊपर की ओर, मतलब PD दिशा में अगर निरूपित करें, तो E2 जिसे E2 से निरूपित किया गया है, तो इन दोनों का परिणामी समानांतर चतुर्भुज नियम से एक समानांतर चतुर्भुज अगर हम फॉर्म कर दें, तो उस समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा निरूपित होगा, और विकर्ण हम सपोज करते हैं क्या है, PR है। इन दोनों का परिणामी E1 और E2 का परिणामी इसके द्वारा E वेक्टर समानांतर चतुर्भुज नियम से उसके विकर्ण द्वारा निरूपित होगा। समानांतर चतुर्भुज कौन हो जाएगा, PCRD का विकर्ण हो गया PR। तो ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जिसके लिए हमें व्यंजक प्राप्त करना है, और एक समानांतर चतुर्भुज यहाँ फॉर्म कर दिए, एक समानांतर चतुर्भुज फॉर्म हो गया, और E1 निरूपित है PC द्वारा, E1 वेक्टर, ये E1 वेक्टर था E1।
अब यहाँ पर फिर से ज्यामिति का इस्तेमाल करेंगे। ये एंगल चूँकि पी ए बी इक्वल टू थीटा है, इसलिए ज्यामिति से ये एंगल एकांतर कोण थीटा हो जाएगा। और अब फिर ए बी पी इक्वल टू भी थीटा है, तो ये कोण संगत कोण हो जाएगा, कोण डी पी आर ये भी थीटा हो जाएगा। अब E1 तथा E2 के बीच में कुल एंगल हो गया 2 थीटा। अब यहाँ पर E वेक्टर का E1 तथा E2 का इस क्षैतिज दिशा PR से, जो कि माइनस एक्स की दिशा में है, तो उससे झुकाव कितना है, थीटा है। इसलिए अब E1 और E2 का हम घटक लेंगे, 2 लंबवत घटक लेंगे। E1 का घटक PR दिशा में, जो कि E1 cos थीटा हो जाएगा, और फिर E2 का भी घटक क्षैतिज दिशा में E2 cos थीटा हो जाएगा। और जो लंबवत घटक होगा ऊपर की ओर, ये हो जाएगा E2 sin थीटा, और नीचे की ओर हो जाएगा E1 sin थीटा। ये E1 sin थीटा नीचे की ओर, और ऊपर की ओर E2 sin थीटा। ये एक दूसरे को, चूँकि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। इधर भी होगा E2 sin E2 के कारण, मतलब बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, तो E2 का घटक लंबवत दिशा से ऊपर की ओर उदर दिशा से वाई एक्स की दिशा से E2 sin थीटा। चूँकि यहाँ पर जो झुकाव है E2 का, वह क्षैतिज दिशा से थीटा है, इसलिए क्षैतिज दिशा में घटक इसका इस दिशा में घटक हो जाएगा। PR दिशा में जो कंपोनेंट हो जाएगा E2 का, वह E2 cos थीटा। और फिर E1 का भी, E1 वेक्टर जो कि ए बिंदु पर, विद्युत ध्रुव के ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो E1 का भी इस क्षैतिज दिशा, जिधर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है PR की दिशा से झुकाव थीटा है, इसलिए E1 वेक्टर का भी घटक क्षैतिज दिशा में PR के लॉन्ग E1 cos थीटा हो जाएगा। और E2 का भी क्षैतिज दिशा में E2 cos थीटा, तो E2 cos थीटा, और इसका E1 का क्षैतिज घटक E1 cos थीटा, दोनों एडअप हो जाएगा, दोनों समअप हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, इसलिए कि दोनों परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही दोनों तीव्रताओं E1 तथा E2 का क्षैतिज घटक है। लेकिन उदर घटक एक दूसरे के अपोजिट है, ऊपर की ओर प्लस वाई एक्स की दिशा में, उदर दिशा में E2 sin थीटा। चूँकि वाई एक्सिस के साथ कोई झुकाव, इसका इंक्लिनेशन नहीं है, इसलिए E2 का घटक उदर दिशा में, धनात्मक वाई एक्स की दिशा में E2 sin थीटा होगा। और फिर E1 का भी घटक नीचे की ओर इधर हो जाएगा, क्योंकि क्षैतिज घटक इधर है और E1 की दिशा नीचे की ओर है, PC की दिशा में, PA की दिशा में है, इसलिए इसका क्षैतिज घटक, ये उदर घटक नीचे की ओर होगा, उदर दिशा में, मतलब माइनस वाई एक्स की दिशा में होगी। ये हो गया E2 sin, ये हो गया E1 sin थीटा। तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ये हो गया E1 sin थीटा। चूँकि E1 तथा E2 का मॉड समान है, इसलिए E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों का वैल्यू सेम होगा, इक्वल होगा, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए E1 तथा E2 के जो उदर घटक होंगे E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, संतुलित कर देंगे। तो केवल दोनों तीव्रताओं E1 तथा E2 के कारण उसका क्षैतिज घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ही बचेगा, जो कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा, मतलब PR के अनुरेख, अर्थात E वेक्टर की दिशा में होगा। इसलिए P बिंदु पर परिणामी तीव्रता E1 cos थीटा, पूरे डाइपोल के कारण निरक्षीय बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और E1 E2 का मॉड सेम है, तो दोनों एडअप हो जाएगा, E1 = E2, तो इसलिए 2E, उसको हम E' मान लेते हैं, E1 तथा E2 को E' मान लेते हैं, तो 2E' cos थीटा। और फिर cos थीटा का वैल्यू इस फिगर से, cos थीटा इस ट्रायंगल में AOP में cos थीटा आधार AO बटा कर्ण AP, तो L/√R² + L², उसका भी वैल्यू आ जाएगा। तो इस प्रकार हमें P बिंदु पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता पूरे डाइपोल के कारण मालूम हो जाएगी, लेकिन उसकी दिशा किधर होगी, माइनस एक्स की दिशा में, मतलब डाइपोल मोमेंट P वेक्टर है, तो इधर क्या हो गया, माइनस P वेक्टर। तो माइनस P वेक्टर की दिशा का मतलब है ऋणात्मक एक्स की दिशा, या यूनिट वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो -i लिखा जा सकता है। तो E1 तो हमें मालूम हो गया। अब इसी प्रकार B बिंदु पर प्लस क्यू आवेश के कारण, विद्युत ध्रुव के B बिंदु पर प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो E2 हो जाएगी। तो इसी प्रकार E2 इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू प्लस क्यू का मॉड, तो प्लस क्यू ही हो जाएगा, क्योंकि बल तो
बल का मान ज्ञात किया जाता है विद्युत तीव्रता ज्ञात करने के लिए। तो बल का मान तो प्लस क्यू का मॉड भी प्लस क्यू हो जाएगा, केवल क्यू हो जाएगा अपॉन डिस्टेंस बी पी स्क्वायर। डिस्टेंस बी पी स्क्वायर दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और E2 की दिशा इधर होगी, B पर प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर रखे गए इकाई धन आवेश पर क्रियाशील बल, तो उसकी बल की दिशा ऊपर की ओर होगी, क्योंकि प्लस क्यू आवेश धनात्मक जांच आवेश को, इकाई धन आवेश को विकर्तित करेगा। तो ये दिशा BP की ओर होगी, E2 की दिशा BP की दिशा में होगी, ऊपर की ओर, जिसे PD द्वारा निरूपित किया गया है। PD द्वारा E2 निरूपित है और ये E2 साइन थीटा इसका घटक है, उधर घटक है। तो इसकी दिशा हो गई BP के अनुरेख। E2 की दिशा BP के अनुरेख, BP के अनुरेख, BP की दिशा में या BP के अनुरेख एलोंग BP। अब यहाँ स्पष्ट है कि E1 का मॉड और E2 का मॉड, E1 E2 हमने मालूम कर लिया है, तो दोनों का मॉड सेम है। दोनों का वैल्यू E1 E2 का मॉड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो दोनों का मॉड समान है। इसलिए अब हम घटक जब लेंगे E1 और E2 का, तो केवल क्षैतिज घटक ही, क्षैतिज दिशा में घटक मतलब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 E2 के कारण किससे निरूपित होगा? PR के द्वारा, जो कि E वेक्टर है। और उस दिशा में जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E = E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो केवल क्षैतिज घटक ही, दोनों एक ही दिशा में है, तो इसलिए ये दोनों एडअप हो जाएगा, समअप हो जाएगा। और लेकिन जो उधर घटक होगा E1 और E2 का, वह एक दूसरे के विपरीत है। E1 sin थीटा नीचे की ओर उधर दिशा में, मतलब माइनस वाई एक्स की दिशा में, E2 sin थीटा ऊपर की ओर प्लस वाई एक्स की दिशा में, दोनों एक दूसरे को संतुलित कर देंगे। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? E वेक्टर का मॉड = E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब चूंकि E1 तथा E2 का मॉड समान है, दोनों का वैल्यू सेम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। चूँकि मॉड ऑफ Q1 = मॉड ऑफ Q2, मॉड ऑफ E2, मॉड ऑफ E1 = मॉड ऑफ E2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसलिए P बिंदु पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह PR दिशा में होगी, जो कि यहाँ समानांतर चतुर्भुज जो फॉर्म किया गया है, निर्मित किया गया है, PCRD, उसके विकर्ण द्वारा निरूपित होगी। समानांतर सदिशों के योग का समानांतर चतुर्भुज नियम से यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश है। अब यहाँ पर हमने E1 और E2 को वियोजित किया है दो लंबवत घटकों में, तो केवल क्षैतिज घटक ही E1 और E2 का प्रभावी होगा, एक ही दिशा में होगा, और उधर घटक एक दूसरे को निरस्त कर देगा। इसलिए निरक्षीय बिंदु P पर, इसलिए विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय बिंदु P पर या निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E वेक्टर का मॉड E वेक्टर दैट इज E कैपिटल E। मॉड लेने पर एरो जो तीर का निशान है वह दिया जाएगा, केवल E होगा। तो E1 का मॉड cos थीटा दैट इज E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, PR दिशा में, माइनस एक्स की दिशा में या माइनस P वेक्टर की दिशा में। डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसकी दिशा -Q से +Q की ओर है, A से B की ओर है, और ये दिशा P से R की ओर, उसके ठीक अपोजिट है, तो -P वेक्टर भी लिखा जा सकता है, यानी तो -I कर उसकी दिशा को निरूपित करने के लिए। ये हो गया E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और E1 का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और E2 का भी वैल्यू भी उतना ही है। तो दोनों का वैल्यू यहाँ रख दिया जाए E1 और E2 की जगह। तो E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा
अब प्लस E2 भी इतना ही है 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, उसका भी वैल्यू यहाँ रख दिया जाए। E2 का वैल्यू 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाई Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ भी कॉस थीटा। अब ये दोनों टर्म इक्वल है, दोनों ऐड हो जाएगा तो 2 इंटू, ये दोनों सेम टर्म है इसलिए ऐड होकर के 2 इंटू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ प्रत्येक समकोण त्रिभुज AOP या BOP से मालूम हो सकता है, इक्वल्स टू 2 इंटू 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाई Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर एंड कॉस थीटा। यहाँ आधार बटा कर्ण AOP या BOP किसी में यहाँ किसी एंगल से प्राप्त किया जा सकता है कॉस थीटा। तो AOP में समकोण त्रिभुज AOP में कॉस थीटा आधार AO बटा कर्ण AP, दैट इज AO इजकल टू L है, कर्ण है AP इजकल टू √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो कॉस थीटा इजकल टू L अपॉन √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और Q इंटू यहाँ 2 इंटू L कर देते हैं, Q इंटू 2L दैट इज, और E वेक्टर का मॉड दैट इज कैपिटल E इजकल टू, ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जिसका मान है E वेक्टर का मॉड इजकल टू E इजकल टू 1/4πε0 इंटू Q मल्टीप्लाइड बाई 2L। ऐसा करने के पीछे उद्देश्य यह है कि Q इंटू 2L विद्युत द्विध्रुवी आघूर्ण होता है, विद्युत द्विध्रुवी आघूर्ण का मान Q इंटू 2L, तो इसे P लिखा जा सकता है, P वेक्टर का मॉड Q इंटू 2L अपॉन नीचे में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर हाफ, यहाँ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 1, तो पावर ऐड हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 1 प्लस हाफ दैट इज R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 3/2। तो नीचे में Q इंटू 2L R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 3/2, ये 3/2 तो इसलिए, और Q इंटू 2L को P लिख दिया जाए इजकल टू 1/4πε0 इंटू P। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड यहाँ है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण हम परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान यहाँ निकाले हैं, इसलिए P वेक्टर का मॉड P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 3/2, ये इक्वेशन नंबर 3 है। ये परिणामी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जिसकी दिशा PR दिशा में, मतलब डाइपोल मोमेंट के विद्युत द्विध्रुवी आघूर्ण के विपरीत दिशा में निरूपित है या ऋणात्मक एक्सिस की दिशा में निरूपित है। तो उसका मान हो गया E इजकल टू 1/4πε0 P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 3/2, और इसकी दिशा किधर होगी, PR दिशा में होगी। PR दिशा मतलब माइनस एक्सिस की दिशा में या माइनस P वेक्टर की दिशा में। तो दिशा हो गई इसकी माइनस एक्स अक्ष की दिशा में, ऋणात्मक एक्सिस की दिशा में परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पर होगी, जो कि पूरे विद्युत द्विध्रुव के कारण होगी। अब इसे सदिश रूप में व्यक्त कर दिया जाए। ये हमारा व्यंजक हो गया विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, यही अभिष्ट व्यंजक है जो हमें मालूम करना था। और E इजकल टू 1/4πε0 P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 3/2। अब इसे सदिश रूप में व्यक्त कर दिया जाए। और एक विशेष स्थिति यहाँ भी कि अगर डाइपोल बहुत छोटा है तो उस स्थिति में L स्क्वायर का वैल्यू R स्क्वायर के कंपेरिजन में बहुत स्मॉल होगा, तो L स्क्वायर को R स्क्वायर के कंपेरिजन में छोड़ा जा सकता है, नेगलेक्ट किया जा सकता है। अब सदिश रूप में लिखा जाए समीकरण 3 को। यह तो अभिष्ट व्यंजक हो गया, विद्युत ध्रुव के कारण उसके निरक्षीय स्थित विद्युत ध्रुव AB के कारण उसके निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। तो यहाँ आप लिख रहे हैं यह अभिष्ट व्यंजक है जो हमें मालूम करना था, यह अभिष्ट व्यंजक है, अभिष्ट व्यंजक। अब इसे सदिश रूप में व्यक्त किया जाए तो समीकरण 3 को सदिश रूप में व्यक्त किया जाए तो सदिश रूप में
अब यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है ई वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 माइनस पी वेक्टर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस पी वेक्टर, तो आगे में माइनस लगा देता है पी वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2 इक्वेशन नंबर 4 हो गया। माइनस पी वेक्टर तो माइनस आगे में यहाँ पर लगा दिए हैं, और इसे लिखा जा सकता है यूनिट वेक्टर के रूप में भी आई कैप मतलब माइनस आई कैप के रूप में भी, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2 माइनस आई कैप। पी वेक्टर को लिखा जा सकता है पी वेक्टर का मॉड पी इंटू यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर माइनस आई कैप जो कि माइनस ऋणात्मक एक्स की दिशा को निरूपित करता है। नहीं तो सीधे ई वेक्टर इक्वल टू माइनस ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस पी अपॉन पी वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2, माइनस को हमने आगे कर दिया है, यहाँ माइनस यहाँ रखा जा सकता है माइनस पी अपॉन इतना। अब विशेष स्थिति पर विचार किया जाए। सदिश रूप में व्यक्त करने के बाद इस समीकरण को सदिश रूप में समीकरण 3 को व्यक्त करने के बाद, जो कि विद्युत ध्रुवीय के कारण उसके निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब इसके बाद विशेष स्थिति पर विचार किया जाए कि यदि डाइपोल बहुत छोटा है, विशेष स्थिति यदि डाइपोल बहुत छोटा है, इसको वहाँ पर ई के जगह ई इक्वेटोरियल भी ई क्यू भी लिखा जा सकता है। इक्वेटोरियल ई वेक्टर का मतलब है परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय बिंदु पर विद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय बिंदु पी पर, तो इसे ई इक्वेटोरियल, चूँकि निरक्षीय स्थिति को इक्वेटोरियल पोजीशन या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कहा जाता है, तो इक्वेटोरियल के लिए ई क्यू सिंबल का यूज किया गया है, ई वेक्टर ई क्यू। अब यहाँ पर यदि डाइपोल बहुत छोटा है तो उस स्थिति में यदि डाइपोल बहुत छोटा है, यदि विद्युत ध्रुव छोटा हो, यदि विद्युत ध्रुव बहुत छोटा हो, तो उस स्थिति में डाइपोल की लंबाई का मान दैट इज एल का मान आर के कंपेरिजन में, आर क्या है डाइपोल के विद्युत ध्रुव के केंद्र से निरक्षीय बिंदु पी की दूरी है, तो यहाँ पर एल स्क्वायर का वैल्यू आर स्क्वायर के कंपेरिजन में काफ़ी छोटा हो जाएगा। तो समीकरण 3 में या वेक्टर फॉर्म में भी इसमें भी हम आर स्क्वायर के कंपेरिजन में एल स्क्वायर को छोड़ देंगे, एल स्क्वायर को आर स्क्वायर के कंपेरिजन में नेगलेक्ट करते हैं, तो समीकरण 4 से ऑब्टेन हुआ इक्वेटोरियल ई वेक्टर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय बिंदु पर, तो ई वेक्टर की जगह ई इक्वेटोरियल ई क्यू लिखा जा सकता है, ई वेक्टर ई क्यू लिखा जा सकता है इक्वल टू -1 माइनस को आगे कर देते हैं -1/4 माइनस पी वेक्टर निरूपित करता है कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा की स्थित बिंदु पी पर विद्युत ध्रुव की जो दिशा है, विद्युत ध्रुवीय आघूर्ण की दिशा ए बी दिशा में है, माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर, उसके विपरीत है या ऋणात्मक एक्सिस की दिशा में है, तो -1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू पी वेक्टर अपॉन अब एल स्क्वायर नेगलेक्ट हो गया, तो केवल यहाँ पर आर स्क्वायर की तुलना में, तो आर स्क्वायर का पावर 3/2, आर स्क्वायर का पावर 3/2 में हाफ है, पहले हाफ है उसके बाद क्यू है, तो आर स्क्वायर का हाफ का मतलब स्क्वायर रूट, हाफ मतलब वर्गमूल होता है, तो आर स्क्वायर का वर्गमूल हाफ केवल आर हो गया, उसका पावर 3 है तो केवल आर क्यू। और ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है विद्युत ध्रुव के कारण उसके निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, लेकिन बहुत छोटे विद्युत ध्रुव के कारण। और विद्युत ध्रुव के कारण उसके निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब उसकी लंबाई को आर की तुलना में नगण्य नहीं माना जा रहा है, मतलब एल सिग्निफिकेंट होगा, मतलब उसकी लंबाई भी प्रभावी होगी विद्युत ध्रुव की, तो उस स्थिति में व्यंजक हो गया इक्वेटोरियल इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट गुणे माइनस पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2 या -1/4 एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। तो यहाँ पर छोटे विद्युत ध्रुव के कारण उसके निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वेटोरियल इक्वल टू -1/4 एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यू।
अगर हम इसकी तुलना करें अक्षीय स्थिति में इतने ही दूरी पर, मतलब विद्युत ध्रुव के केंद्र से r दूरी पर स्थित जो निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु P है, वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वेटोरियल इक्वल टू -1/4πε0 अपॉन P वेक्टर अपॉन r3। माइनस दिया गया है, इसलिए माइनस चिन्ह का यहाँ उपयोग किया गया है कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर डाइपोल विद्युत ध्रुव के कारण वह विद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा, मतलब AB दिशा -q से +q आवेश की ओर उसके विपरीत है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन दिया गया है। माइनस साइन का यहाँ पर यही उद्देश्य है। तो अगर हम तुलना करें निरक्षीय विद्युत ध्रुव के केंद्र O से अक्षीय स्थिति पर इतनी ही दूरी पर r दूरी पर स्थित बिंदु P, जिसको कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, तो अगर डाइपोल के सेंटर से डाइपोल विद्युत ध्रुव के केंद्र से अक्षीय रेखा पर उसके केंद्र से आधी दूरी पर स्थित बिंदु P हो और यहाँ भी निरक्षीय रेखा पर भी बिंदु P स्थित है, तो विद्युत ध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर ही, स्मॉल r दूरी पर ही स्थित है। तो अगर तुलना किया जाए तो उस स्थिति में जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो वहाँ पर E एक्सियल कितना था 1/4πε0 2p/r3। तो अगर तुलना हम करें तो E एक्सियल डाइपोल के कारण E एक्सियल और E इक्वेटोरियल में रिलेशन हम मालूम कर सकते हैं। मतलब E एक्सियल एवं E इक्वेटोरियल में संबंध में रिलेशन, तो E एक्सियल यहाँ कितना होगा, E एक्सियल जो होगा E इक्वेटोरियल का दुगना हो जाएगा। E एक्सियल था 1/4π, मतलब विद्युत ध्रुव के कारण उसके अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक था E एक्सियल इक्वल टू 1/4πε0 2p वेक्टर बटा r3। उसकी दिशा छोटे विद्युत ध्रुव के कारण, यह छोटे विद्युत ध्रुव के कारण है, तो ये धनात्मक एक्सिस की दिशा में था, इसलिए प्लस साइन है। और यहाँ पर जो हमने ऑब्टेन किया, मतलब विद्युत ध्रुव के केंद्र से उतनी ही दूरी पर, मतलब r दूरी पर ही निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वेटोरियल EEQ इक्वल टू 1/4πε0 इंटू -p वेक्टर अपॉन r3। तो अगर कंपेरिजन किया जाए तो E इक्वेटोरियल मतलब निरक्षीय स्थिति विद्युत ध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उसके उतनी ही दूरी पर, विद्युत ध्रुव के केंद्र से O से उतनी ही दूरी पर, मतलब r दूरी पर ही उसके अक्षीय बिंदु पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान का आधा है। मतलब निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता केवल यहाँ पर -p/r3, ये चूँकि ऋणात्मक एक्सिस की दिशा में है इसलिए माइनस लिया गया है, या विद्युत ध्रुवीय आघूर्ण के विपरीत दिशा में है इसलिए माइनस E वेक्टर की दिशा PR के लॉन्ग, मतलब विद्युत ध्रुवीय आघूर्ण की दिशा के विपरीत है, इसलिए माइनस साइन यहाँ पर उपयोग किया गया है। तो देख रहे हैं, यहाँ पर देखा जा सकता है कि किसी विद्युत ध्रुव के कारण उसके केंद्र से r दूरी पर स्थित निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वेटोरियल उतने ही उसी विद्युत ध्रुव के माने आइडेंटिकल विद्युत सदृश विद्युत ध्रुव के या उसी विद्युत ध्रुव के केंद्र से उतनी ही दूरी पर अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E एक्सियल का क्या है, आधा है। मतलब अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माने किसी विद्युत ध्रुव के अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही दूरी पर विद्युत ध्रुव के केंद्र से निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दोगुना है। मतलब हमें रिलेशन यही मिला दोनों के बीच में कि E एक्सियल का जो मॉड होगा, E एक्सियल का जो मॉड होगा वह दुगना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, दुगना हो जाएगा E इक्वेटोरियल के मॉड के। E इक्वेटोरियल मतलब निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मापांक का दोगुना हो गया। कभी कभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में इसे पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस में कि किसी विद्युत ध्रुव के कारण उसके केंद्र से r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी विद्युत ध्रुव के केंद्र से निरक्षीय स्थिति में उतनी ही दूरी पर स्थित बिंदु पर निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में विद्युत तीव्रताओं का अनुपात होगा 1:2, 2:1, 1:3, इनमें से कोई नहीं, तो सही आंसर होगा 2:1। E एक्सियल अपॉन E इक्वेटोरियल इक्वल टू 2/1, दैट इज E एक्सियल अपॉन E एक्सियल का मॉड अपॉन E इक्वेटोरियल का मॉड
इक्वल्स टू 2/1। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी यह जो रिलेशन है, यह रिलेशन उपयोगी है। और इसी के साथ यह वीडियो भाग 8 क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र का समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना भी न भूलें। यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं और यदि पूर्व से ही इस चैनल को देख रहे हैं, फिजिक्स क्वांटम क्लासेस बाय अभय कुमार को, यूट्यूब चैनल को, तो भी इसे कृपया सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद जो भी सामग्री जो कि रेगुलरली इस चैनल से यूट्यूब में भेजा जाता है, उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।